हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी आप साइंस के प्रश्न देखेंगे, ये सब के सब प्रश्न जो है आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक, आप में से कुछ बोलते हैं सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो, जो प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, वही सारे प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आप आसान सवाल देखते हैं, मॉडरेट देखते हैं, कोई सवाल आपको टफ लगता है, ये सारे के सारे सवाल आपके चल रहे इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो पूछे जा रहे हैं वही आपको करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए साइंस का मैं एक नया कोर्स लेकर के आ रहा हूं और उस कोर्स का जो अनाउंसमेंट वीडियो है ये आज ही शाम 6 बजे आपको मिलेगा यूट्यूब पर। तो इस अनाउंसमेंट वीडियो को देखना आप ना भूलें। ये आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए जो साइंस का कोर्स है उसका अनाउंसमेंट वीडियो होगा। नए कोर्स को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं और उसी का डिटेल आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएगा शाम को 6 बजे आज। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ऐप पे जाने के बाद आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। मेंडल के कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी संकरण की पहली पीढ़ी F1 में पौधे किस प्रकार के थे। देखो, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है। कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा, है ना, लंबा। टॉल और ड्वार्फ यानी कि लंबा और बौना। देखो, टॉल कैपिटल लिया, तो अगर कैपिटल टी है तो लंबा तो है लेकिन शुद्ध रूप से लंबा है, प्योर टॉल। और स्मॉल टी ये ड्वार्फ है। ड्वार्फ जो है मटर के प्लांट में यानी बौनापन हमेशा ही शुद्ध होता है। लंबा शुद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बौनापन है वो हमेशा शुद्ध ही होता है, क्योंकि बौना प्लांट तभी बनता है जब दोनों के दोनों ये एलील सेम टू सेम हो। मेंडल ने इन दोनों जनक के बीच में क्रॉस करवाया यानी कि निषेचन करवाया। जब निषेचन करवाया तो उन्हें F1 पीढ़ी के संतति मिलते हैं और सारे के सारे संतति जो थे ना वो लंबे थे। लेकिन अंतर क्या था, ये जो जनक है, ये जो लंबा है, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी। ठीक, लेकिन यहाँ जो संतति प्राप्त हुए सारे के सारे ये लंबे तो थे, लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों थे। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान में रखना है कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे संतति लंबे थे, लेकिन वो शुद्ध रूप से लंबे नहीं थे। सारे के सारे जो थे ये हाइब्रिड वाले थे, है ना, यानी कि हेटेरोजाइगस इनमें जो एलील्स हैं वो पाए जाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो कैपिटल टी ये भी लंबा प्लांट को बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी प्लांट को लंबा बनाएगा। तो जनक ये वाला लिया गया था और संतति ये वाले सारे के सारे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। तो सभी लंबे शुद्ध नहीं, सभी संकर लंबे यानी कि हाइब्रिड टॉल। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला टॉल जो है प्लांट मिला, बौना प्लांट नहीं मिला था, ये याद रखिएगा। F1 पीढ़ी में जितने भी संतति प्राप्त हुए वो सारे के सारे कैसे थे, लंबे थे, सारे के सारे लंबे थे। जो लंबा जनक था ना उसी के जैसा सारा का सारा जो है संतति जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लेकिन जो जनक है ये शुद्ध रूप से लंबा है और जो संतति प्राप्त हुए वो अशुद्ध रूप से लंबे थे। सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। F1 पीढ़ी में क्या लंबे पादप मिलते हैं, बौने पादप प्राप्त हुए? नहीं, F1 पीढ़ी में बौने पादप नहीं मिले। वॉशिंग सोडा के संगठन में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा हम इसे बोलते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। अब देखो इसमें कौन कौन से तत्व हैं। सोडियम है तो सोडियम हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे पूछा है कौन शामिल नहीं होता है, सोडियम है। कार्बन भी है तो कार्बन हमारा आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें कहीं भी आपको सल्फर तत्व नहीं दिखेगा। तो सल्फर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में लाइव तार का रंग कोड क्या होता है। लाइव वायर यानी कि जिससे वास्तव में करंट जो है फ्लो होती है, जिससे धारा जो है प्रवाहित होती है। तो देखो 3 तरह के तार जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जिसे फेज वायर बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, विद्युन्मय तार बोलते हैं। इसके ऊपर देखो ये लाल
रंग का इंसुलेशन होता है, विद्युत रोधी परत जो है वो लाल रंग की होती है। जो न्यूट्रल वायर है, उदासीन है, ये काले रंग का इंसुलेशन होता है इसके ऊपर। और जो अर्थ वायर है, अर्थिंग के लिए हम जो तार इस्तेमाल करते हैं उस पर ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, लाल तार यानी कि लाइव वायर, उदासीन तार यानी कि हरा रंग का तार होगा, और जो अर्थ वायर होगा जो उदासीन वायर है काले रंग का तार होगा, और जो अर्थ वायर है ये हरे रंग का तार होगा। तो लाइव तार का रंग कोड क्या होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पर्णहरित का संबंध क्लोरोप्लास्ट से होता है, उसी प्रकार स्टार्च का संबंध किससे होता है। देखो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का संबंध जो है क्लोरोप्लास्ट से है। देखो प्लास्टिड जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप में लवक है, प्लास्टिड है, और इस वाले क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो अमाइलोप्लास्ट है ये भी अपने आप में लवक ही है, ये भी लवक ही है, जिसका काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करके रखना। स्टार्च स्टोरेज इसका काम होता है अमाइलोप्लास्ट का। तो अमाइलोप्लास्ट एक टाइप है श्वेत लवक का, ल्यूकोप्लास्ट का। ये क्या है, अपने आप में ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसका काम होता है प्रोटीन को स्टोर करना, है ना, प्रोटीन को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, लिपिड को स्टोर करना। तो जो ल्यूकोप्लास्ट इस स्टार्च को स्टोर करता है उसी को हम लोग एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। याद रहेगा ये, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये सब तो आपको पहले से रटा होगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। सोडियम अगर आप नाम लिखते हैं तो देखो ये स्पेलिंग होता है सोडियम, लेकिन इसका जो सिंबल है वो Na होता है, Na होता है। तो ये जो सिंबल है ये कहाँ से लिया गया है, सोडियम का जो लैटिन नाम है ना ये नाइट्रियम है, नाइट्रियम। तो इस नाइट्रियम शब्द का जो पहला 2 अक्षर है Na, यहीं से ये सिंबल बनाया गया है, ठीक। तो सोडियम तत्व का जो प्रतीक है वो इसके लैटिन नाम नाइट्रियम से बनाया गया है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना। लाइसोसोम के अंदर जो है बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स भरे होते हैं, बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स भरे होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम्स होते हैं, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जिनके पास क्षमता है प्रोटीन को पचाने का, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का, लिपिड को पचाने का, न्यूक्लिक एसिड को पचाने का, हर कुछ को पचा देने का काम जो है ये एंजाइम्स करते हैं। यानी जो भी पदार्थ है सबको पचाने की क्षमता है लाइसोसोम के पास, जो एंजाइम है उसके पास। तो कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको भी ये पचा सकता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ है, काम नहीं है, तो चलो लाइसोसोम क्या करता है कि उसके ऊपर अपना एंजाइम डाल करके उसको पचा देता है, ठीक। और कोशिका के अंदर कभी कभी ये लाइसोसोम फट भी जाता है, फटने के बाद पूरी कोशिका को ही पचा देता है, इसीलिए हम इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ऊर्जा का उत्पादन करना, ये किसका काम है भाई, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का काम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। प्रकाश संश्लेषण करना, ये किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, किचन हाउस बोलते हैं, ठीक। प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम है, राइबोसोम लिख करके आ सकता है, या फिर मान लो कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिख करके आ सकता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण का एक एग्जाम्पल है ये अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये देखो कॉनकेव मिरर है, इसका ये जो व्यास है ये जो इसका व्यास है, ये जो लंबाई है
इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, यानी ये जो आप कर्व देख रहे हो है ना, ये जो कर्व देख रहे हो आप, तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, इसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। एक तत्व किससे बना होता है? देखो, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ हम लोग उसे बोलते हैं जो एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। ये कण आपके परमाणु हो सकते हैं, ये कण आपके अणु हो सकते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं, इसलिए तत्व को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो समान परमाणुओं से अगर आप एक तत्व को उठाते हो, जैसे मान लो आपने लोहा तत्व को उठा लिया, तो लोहा का अगर आप सैंपल लोगे तो उसमें आपको केवल लोहे के ही परमाणु दिखेंगे। अगर आप कार्बन का सैंपल लेते हो तो आपको इसमें केवल कार्बन के ही एटम्स दिखेंगे, है ना, केवल और केवल कार्बन के ही एटम्स दिखेंगे, केवल कार्बन के ही परमाणु दिखेंगे, किसी और तत्व के परमाणु आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए तत्व को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, समान परमाणुओं से बना होता है। पराग कणों के नर युग्मक को वर्तिकाग्र से, है ना, वर्तिकाग्र लिख लो यहाँ पर, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाने में कौन सहायता करता है? देखो, ये जो स्त्री केसर है इसके होते हैं भाई 3 भाग। ये वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये वर्तिका यानी कि स्टाइल, और ये अंडाशय यानी कि ओवरी। ये देखो पुंकेसर है, ये नर जनन भाग है, और ये स्त्री केसर मादा जनन भाग है, जिनके 3 हिस्से होते हैं। ये पुंकेसर जो है नर जनन भाग है, इसके 2 हिस्से होते हैं, परागकोश और तंतु। ये जो परागकोश है इसमें परागण बनता है, और फिर ये परागण जो है इस स्टिग्मा पे यानी कि वर्तिकाग्र पे आता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं, है ना, परागण बोलते हैं। जब परागकण यहाँ पर पहुँचता है तो एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, जो इस वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुँचता है, वर्तिका से होते हुए, ठीक, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये मान लीजिए कि स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और नीचे ये अंडाशय है। तो जब पोलन यहाँ पर पहुँचता है पॉलिनेशन के बाद, तो फिर यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, जो अंडाशय में, ये पोलन ट्यूब जो है अंडाशय के भीतर ये जाता है, और इस पोलन ट्यूब के भीतर शुक्राणु होता है, और अंडाशय के भीतर क्या है, अंडाशय के भीतर बीजांड होता है, और बीजांड के भीतर जो है अंडाणु होता है। तो उसी बीजांड में जो है निषेचन होता है, जब पोलन ट्यूब के माध्यम से शुक्राणु जो है उस बीजांड के पास पहुंचता है, बीजांड में पहुंचता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टाइल। ये जो वर्तिका है ना, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, है ना, स्टाइल बोलते हैं। कौन सी कोशिका संवेदनाएं ग्रहण करने और उत्तेजना का संचार करने का कार्य करती है? तो हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वही हमारे बाहर के पर्यावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं, और उस संवेदना को हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, किया गया कार्य कितना होगा? देखो, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपके इस एग्जाम में भी ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है ना, इस टाइप का प्रश्न। आपसे कार्य पूछा है, आपने कार्य पढ़ा बल गुने में विस्थापन, लेकिन देखो यहाँ पर ना तो बल है और ना ही विस्थापन है। आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है, अंतिम वेग दिया गया है, आपको जो है यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, और आपसे कार्य पूछा गया है। तो आप लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ m v² माइनस u², पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये हाफ हो गया, m का मान देखो 20 किलोग्राम है, v² यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। ये 210 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है जब गति वृत्तीय पथ पर होती है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। अब सीधी सड़क पर चलती है कोई कार तो वो वृत्तीय गति तो है नहीं। अगर वृत्तीय पथ पर गति हो रही है तो हम उसे वृत्तीय गति बोलेंगे। यह आंसर नहीं होगा। ऊपर गिरता हुआ पत्थर, ऊपर से गिरता हुआ पत्थर, कोई पत्थर अगर ऊपर से गिरे तो वो स्ट्रेट लाइन में पत्थर जो है मोशन करता है, ना कि वृत्तीय पथ पे।
पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह है वो घूम रहे हैं वृत्तीय पथ पर, तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। सीधी रेखा में दौड़ता है खिलाड़ी, सीधी रेखा में दौड़ रहा है तो ये वृत्तीय पथ पर तो गति नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाचन में जीव का क्या कार्य होता है, पाचन में क्या काम होता है? तो एक तो जीव जो है बोलने में सहायता करती है, यानी जीव के कारण ही हम लोग बोल पाते हैं। किसी की अगर जीभ कट जाती है तो फिर वो सही से बोल नहीं पाएगा। भोजन को लार के साथ मिलाना ये जीभ का काम है। जो हम भोजन खाते हैं उसको लार के साथ मिक्स करने का काम जो है ये जीभ करती है, और उसी भोजन को निगलने में भी इसी का रोल होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ये, भोजन को लार के साथ मिक्स करना। इस लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, इस लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ठीक, तो लार के साथ मिक्स करना और फिर उसी भोजन को निगलने में ये जीभ सहायता करती है, और जीभ की मदद से हम लोग बोल पाते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को 2 गुना कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान समान रखा जाए तो उसके त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। हमसे त्वरण के बारे में पूछा है तो बल बट्टे में द्रव्यमान हो जाएगा। अब बोल रखा है कि द्रव्यमान समान रखा जाए, ये जो द्रव्यमान है इसको समान रखा जाए, इसको चेंज नहीं करना है, लेकिन जो उस पर लगने वाला बल है इसको डबल कर दिया गया है, इसको 2 टाइम्स कर दिया गया है। तो ये त्वरण भी क्या हो जाएगा, इस बल के 2 गुना होने के कारण ये भी 2 गुना हो जाएगा, त्वरण 2 गुना हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। एल्यूमिनियम पर एनोडाइजिंग क्यों की जाती है? देखो, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम होता है इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? तो जंग से बचाने के लिए और एल्यूमिनियम की सतह को कठोर बनाने के लिए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, है ना, और एल्यूमिनियम की सतह को कठोर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर विभिन्न रंग के परत को चढ़ाने के लिए, सजाने के लिए भी किया जाता है। ये जो कोटिंग किया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ाई जाती है, अगर हम इसमें डाई भर दें, जिस कलर का डाई भरेंगे उस कलर का जो है कोट चढ़ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है? विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं? विलयन में विलय की मात्रा कितनी है? ध्यान दीजिएगा, विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा। सी हमारा राइट आंसर है। ये मात्रा आयतन के रूप में हो सकता है ना, यानी कि द्रव्यमान के रूप में ले सकते हैं, आयतन के रूप में ले सकते हैं। तो जो सांद्रता हम लोग बताते हैं उसमें ना ऊपर में विलय होता है, ऊपर में विलय, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। नीचे में विलायक की मात्रा नहीं बोलेंगे, नीचे में विलायक की मात्रा नहीं बोलेंगे, विलयन की मात्रा बोलेंगे, विलयन की मात्रा बोलेंगे और गुने में 100। परसेंटेज में हम लोग कंसंट्रेशन को बताते हैं। निम्नलिखित में से किन तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखो, द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या को घटा दें तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे। अब यहाँ पर देखो, हीलियम है और लिथियम है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 4 होता है, और लिथियम का, माफ करिएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अच्छा, हीलियम का द्रव्यमान आप 4 बताते हैं और लिथियम का आप 7 बताते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो 4 है इस केस में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। ये जो द्रव्यमान है ना, इसी को आप द्रव्यमान संख्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोनों में अंतर है, लेकिन ऐसे सवालों के लिए आपको जो है, जो द्रव्यमान है उसी को द्रव्यमान संख्या आपको मानना पड़ेगा। तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है A,
और ये क्या है, जेड है परमाणु संख्या, घटाएंगे ये 2 आ गया। यहाँ इस केस में आ जाओ, द्रव्यमान संख्या 7 हो जाएगा और जो परमाणु संख्या ये 3 है, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बेरियम का 56 होता है, तो बहुत अंतर है यहाँ पर जो है, ऐसे भी ये दोनों छट जाएंगे। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन की संख्या समान होंगे ना, देखना कि दोनों जो तत्व होंगे वो आसपास के ही होंगे, ज़्यादा दूर के नहीं होंगे। तो कहाँ बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कहाँ बेरियम एटॉमिक नंबर 56। यहाँ आ जाओ बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक, अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और कार्बन है इसकी द्रव्यमान संख्या 12। न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो, 11 - 5 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या निकालो तो 12 - 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस वाले केस में न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फोटोसिंथेसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। जो सौर ऊर्जा है इसको कन्वर्ट किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटती है, बिल्कुल गलत है। देखो, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में। इस वाले केस में जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में टूटती है, गलत हो जाएगा। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया इस प्रक्रिया को करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल सही है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया के प्राथमिक अभिकारक हैं, बिल्कुल सही है। जो पौधे हैं वो जड़ से, मिट्टी से जल लेते हैं जड़ के माध्यम से, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और यहाँ से ये बनाते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को। ये स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा कथन गलत है? तो जो बी है ये गलत है। फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है? अजैविक कारक यानी कि जो निर्जीव है, ठीक, जिसमें जान नहीं है, तो अजैविक कारक नहीं है। तो यह है कीट। कीट क्या है? सजीव है। कीट सजीव है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, सॉरी, यही आंसर हो जाएगा। मतलब ये अजैविक कारक नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि नहीं पूछ रखा है। बाकी ये सारे के सारे निर्जीव हैं, तो ये सब जो है अजैविक कारक कहलाएंगे। प्रतिरोधकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रेजिस्टिविटी के बारे में ध्यान दीजिएगा, आपसे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है ना, इस रो के बारे में पूछा है, रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ये सही है। देखो, प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुने में लंबाई बट्टे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप प्रतिरोधकता लिखोगे, प्रतिरोध गुने में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। अब ये जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ये जो क्षेत्रफल है इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये जो लंबाई है इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इस मीटर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? ओम मीटर आएगा। तो ओम मीटर इसका एसआई मात्रक है। यह चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, बिल्कुल ही गलत बात है। यह पदार्थ का गुण है, बिल्कुल सही है। यह तापमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। गलत चुनना है तो बी हमारा आंसर है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो रो है ना, ये सिर्फ निर्भर करती है टेम्परेचर पर और मटेरियल पे। पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर ये प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ये जो चालक है, जो तार है, उसके लंबाई पे, मोटाई पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, जो प्रतिरोधकता है ये तार के लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? ये तापमान पर और इस पदार्थ के गुण पे। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एथनोइक एसिड बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से।
इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी, देखो ये अम्ल है ना, ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है। तो यहाँ पर लवण ये बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, सही है। इस अभिक्रिया में सोडियम एसीटेट और जल बनता है। ये सोडियम एसीटेट है, यही हमारा सॉल्ट है इस केस में। दोनों कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। हमसे सही कथन ही पूछा गया था। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे में 2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी 4 बट्टे में 2 सेंटीमीटर। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात सूर्य अल्प समय के लिए यानी थोड़ी देरी के लिए क्यों दिखाई देता है? देखो, वास्तविक सूर्योदय से पहले ही 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखने लगता है। यानी वास्तविक रूप से सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखने लगता है। उसके बाद शाम में वास्तविक सूर्यास्त हो जाने के बाद भी हमें सूर्य 2 मिनट तक दिखता रहता है। सुबह में वास्तविक रूप से सूर्योदय हुआ नहीं है और 2 मिनट पहले से सूर्य दिखने लगता है। शाम में सूर्यास्त हो चुका है, उसके बाद भी 2 मिनट तक सूर्य हमें दिखता रहता है। इसके पीछे कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो आपको रक्ताभ प्रतीत होता है ना, लाल नारंगी रंग का दिखता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो अग्रिम सूर्योदय होता है और विलंबित सूर्यास्त होता है, अग्रिम सूर्योदय या फिर विलंबित सूर्यास्त जो होता है, ये तो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य आपको रक्ताभ प्रतीत होता है, इसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। महिलाओं में निषेचन के बाद निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने या स्थापित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, शुक्राणु और अंडाणु के बीच में जब निषेचन होता है तो जायगोट बनता है। ये क्या है? ये जायगोट है, यानी कि युग्मनज है। ये जो जायगोट है ये क्या है? एक कोशिकीय भ्रूण है, यूनिसेलुलर है। ये हम इसे क्या बोल सकते हैं? यूनिसेलुलर एम्ब्रियो बोल सकते हैं। एक कोशिकीय भ्रूण है। ये जो एक कोशिकीय भ्रूण है, इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है और तब जाकर के वो जो भ्रूण होता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, वो जाकर के गर्भाशय भित्ति से चिपक जाता है ना, गर्भाशय भित्ति से चिपक जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, है ना, इम्प्लांटेशन। आरोपण प्रत्यारोपण कहा जाता है इसे, है ना, प्रत्यारोपण कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। भ्रूण का प्रत्यारोपण कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। राइट, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर ओम के एक प्रतिरोध को 7 बराबर भाग में काटकर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिणामी प्रतिरोध आर डैश हो तो आर बट्टे में आर डैश का मान क्या होगा? देखो, क्या हुआ कि मान लो ये प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध आर दिया हुआ है। अब इसको 7 बराबर भागों में बांट दिया गया, है ना। 7 बराबर भागों में बांट दिया तो मैं 7 हिस्से बना लेता हूँ, नीचे बना लेता हूँ। चलो, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, R जो है सीधा समानुपाती लंबाई का होता है। अगर आप लंबाई को L/7 कर देंगे तो जो R है ये भी R/7 हो जाएगा। यानी अब इन सारे का जो प्रतिरोध है वो R/7 है, R/7 है। ठीक, अगर आप इन सारे को अगर आप समानांतर क्रम में लगाएंगे तो जो उसका समतुल्य निकल करके आएगा उसे कहा है कि R डैश है। तो ये R डैश कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? R/n, ये फॉर्मूला होता है। तो R डैश और क्या हो जाएगा? R/n। यहाँ पर n कितना है? n है कुल प्रतिरोधकों की संख्या। कितने प्रतिरोधक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 प्रतिरोधक है।
और सबका प्रतिरोध कितना है, सबका प्रतिरोध जो है ये R/7 है। इस वाले फॉर्मूले में जो है ये जो R है इसके स्थान पर आप R/7 डालोगे और इस N के स्थान पर आप 7 डालोगे, तो ये R/7 हो जाएगा और N के स्थान पर हम लोग 7 डालेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा R/49। अब देखो आपसे R/R' पूछा है, R/R' पूछा है। ये R जो है जब तार को बराबर भागों में नहीं बांटा गया है तब का प्रतिरोध है, तो ये R लिखेंगे और R' के स्थान पर ये R/49 हो जाएगा, तो ये 49 ऊपर जाएगा, ये R नीचे आ जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है इसी वाले सीरीज में। अगर N प्रतिरोधक है, सबका प्रतिरोध R है, उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य हम निकालते हैं R/N से। ठीक, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ देखो आर्गन दिया हुआ है, आर्गन का देखो नीचे एटॉमिक नंबर है 80 और ऊपर में द्रव्यमान संख्या, नीचे परमाणु संख्या ऊपर में द्रव्यमान संख्या। पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या ऊपर में 40 है। अब ध्यान से देखो ये जो ऊपर वाली संख्या है जो कि द्रव्यमान संख्या है, ये दोनों बराबर है, 40-40 है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही दोनों समभारिक है। याद रखिएगा समस्थानिक नहीं बोलेंगे। समस्थानिक में क्या होता है कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, ऐसे दो अलग अलग तत्व आपको नहीं दिखेंगे। समस्थानिक में एक ही तत्व होता है, परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन 12 है ना, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और द्रव्यमान संख्या 12, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और द्रव्यमान संख्या 14। तो देखो एक ही तत्व के दोनों परमाणु हैं कार्बन के, क्योंकि दोनों की परमाणु संख्या एक समान है। लेकिन यहां देखो जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है, तो हम बोलेंगे इसे आइसोटोप। ठीक, समस्थानिक है। लेकिन यहां पर क्या है कि देखो परमाणु संख्या अलग अलग है, जैसे ही परमाणु संख्या अलग अलग यानी कि दोनों अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान है, तो ऐसे हम लोग तत्व को बोलते हैं समभारिक। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे परमाणु को हम लोग समभारिक बोलेंगे। ये दोनों क्या है, समभारिक है। गर्भ निरोधक गोलियां जनन प्रक्रिया को किस प्रकार रोकती है? देखो जो अंडे से अंडे का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग अंडोत्सर्जन बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, ये अंडाशय से अंडे के उत्सर्जन को होने ही नहीं देती है। अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन जो है ये गोलियां नहीं होने देती है। अगर अंडे का उत्सर्जन नहीं होगा तो शुक्राणु के साथ उसका संलयन नहीं होगा। तो जो अंडाशय होता है, यहाँ से जो अंडा का उत्सर्जन होता है, फैलोपियन ट्यूब में ये अंडा जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं और इसी को रोकने का काम ये गर्भ निरोधक गोलियां करती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2019 में आपसे पूछा गया था कि ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है इसमें क्या होता है, तो इसमें याद रखेंगे आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं इन्हीं का मिश्रण होता है। ठीक है, इन्हीं का मिश्रण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिश्रण होता है इन गर्भ निरोधक गोलियों में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेंटिस्ट किस तरह का दर्पण इस्तेमाल करते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? तो डेंटिस्ट जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण में ही बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है, समतल में नहीं बनेगा, उत्तल में नहीं बनेगा। अवतल दर्पण में ही बड़े साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो डेंटिस्ट है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। साबुन के गुणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो साबुन यह मिसेल बनाता है, बिल्कुल सही है। साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गंदगी को हटाने के लिए मिसेल नाम की संरचना जो है बनाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। यह सतह तनाव कम करता है ना। इसको आप पृष्ठ लिख लो, पृष्ठ लिखो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जो जल का पृष्ठीय तनाव है उसको कम करने का काम ये साबुन जो है करता है, ताकि जल जो है कपड़े के कोने कोने में पहुंच जाए। पृष्ठ तनाव के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सरफेस टेंशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यह कठोर जल में अच्छी तरह कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। देखो जो हार्ड वाटर है, जो कठोर जल है, इसे हम हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम के आयंस होते हैं, इसमें मैग्नीशियम के आयंस होते हैं।
इन आयंस के मौजूदगी के कारण हम जल को कठोर जल बोलते हैं। और जब साबुन को इस कठोर जल के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के जो अणु होते हैं वो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिससे हम लोग अस्कम बोलते हैं। तो झाग उत्पन्न नहीं होता है। यह चिकनाई और गंदगी को हटाने में सहायक है। बिल्कुल सही है। कौन सा कथन गलत है? तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर दीवार पर 40 न्यूटन का बल लगाए तो दीवार उस पर कितना बल लगाएगी? आप दीवार पर 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो दीवार भी आपके ऊपर बल लगाएगी। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कि बल जोड़े में पाया जाता है। जितना फोर्स आप किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही फोर्स वो वस्तु भी आपके ऊपर लगाती है। दोनों का परिमाण बराबर, दिशा विपरीत। तो दीवार भी व्यक्ति पर 40 न्यूटन का बल लगाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और आज शाम को 6 बजे ये अनाउंसमेंट वीडियो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं अनाउंसमेंट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।